इस वीडियो में आने से पहले अब तक आप समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड का प्लान आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं आपको 3 कंडीशन देता हूँ। पहली कंडीशन ये है कि आज आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए और आज से 10 साल बाद मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। दूसरी कंडीशन, आज आपने मुझे सिमिलरली 1 लाख रुपए दिए, देने तो मैं आपको 10 लाख रुपए वाला था आज से 10 साल बाद, लेकिन आपने हर साल मेरे से 10-10 हज़ार रुपए लिए, जिसकी वजह से मैंने 10 साल बाद आपको 9 लाख रुपए दिए। बात करें अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में, तो इसमें भी आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, लेकिन इसमें आपने मुझसे 10,000 रुपए हर साल लिए, बट आपने मुझे वापस कर दिए। सपोजिंगली आपने आज लिए तो कल उसको वापस कर दिया, तो 10 साल बाद भी मैं आपको इस पे 10 लाख रुपए ही दूंगा। ये जो मैंने अभी आपको तीनों चीज़ें बताई हैं, 3 कंडीशन बताई हैं, यही होता है हमारा ग्रोथ प्लान, डिविडेंड पे आउट प्लान एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। इस एग्जाम्पल में मैंने कंपाउंडिंग नहीं जोड़ी है, इस वजह से नहीं जोड़ी है क्योंकि कंपाउंडिंग जोड़ के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ी कैलकुलेशंस में दिक्कत आई करने में। मैंने आपको बस एक सिंपल एग्जाम्पल दिया बस समझाने के लिए। ये जो तीनों कंडीशन मैंने आपको बताई यही होता है हमारा ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। आइए इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ प्लान के बारे में। मान लीजिए अगर आज आपने 1 लाख रुपए किसी ग्रोथ प्लान म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे और वो आपको CAGR देता है 10% का, मतलब 10% इंटरेस्ट पर एनम। आज से 1 साल बाद आपकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 1,10,000। 1 लाख आपका प्रिंसिपल अमाउंट और 10,000 आपका जो आपने उसमें से प्रॉफिट कमाया है। लेकिन नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब वो पूरा 1,10,000 मिलकर प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा अगले साल का। तो अब आपका 1,10,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, और अगर वो 10% ही उस साल इंटरेस्ट देता है तो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा अराउंड कितना, 11,000 का। तो 11,000 फिर अगले साल जुड़ जाएगा, और जितना भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 3rd ईयर का आपको प्रिंसिपल बन जाएगा, और उस पर भी आपको सिमिलरली 10% इंटरेस्ट मिलेगा। ये काम होता है ग्रोथ प्लान में। इसमें आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करते रहेंगे, आप उसमें से बीच में कुछ नहीं निकाल रहे हो, आप उसका कोई भी प्रॉफिट का पोर्शन नहीं निकाल रहे हो, ना ही कुछ। जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट उसमें डाला है वो आपका कंपाउंड होकर हर साल बढ़ता जा रहा है, और आप उसको कभी भी निकाल सकते हो। अब चलते हैं अपने दूसरे प्लान की ओर, जो है डिविडेंड पे आउट प्लान। मान लीजिए आज आपने 1 लाख रुपए किसी डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, तो और वो आपको जो रिटर्न दे रहा है वो है 10%। तो 1 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से बढ़ के हो जाएगी 1,10,000। लेकिन वो डिविडेंड पे आउट प्लान है तो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड भी देगा प्रॉफिट में से। मान लो वो 20% है, तो आपको 10,000 में से 2,000 रुपये वो एज अ डिविडेंड देगा, और नेक्स्ट ईयर जो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख से बढ़ के 1,08,000 हो जाएगा, ना ही 1,10,000, क्योंकि 2,000 आपको डिविडेंड मिल चुका है। तो सेकेंड ईयर में ही मान लो उसने अगर आपको 10% का इंटरेस्ट दिया है, तो 1,08,000 रुपये में इंटरेस्ट बनता है 10,800 रुपये का। ओके, तो 10,800 में से भी 20% कट के आपको डिविडेंड मिल जाएगा, और जितना आपका प्रॉफिट बचा होगा और आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ये दोनों ऐड ऑन होके शिफ्ट हो जाएंगे 3rd ईयर के प्रिंसिपल अमाउंट में, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसको बोलते हैं गाइस डिविडेंड पे आउट प्लान। अब चलते हैं अपने तीसरे प्लान की तरफ, जिसका नाम है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट सुन के ही आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें जो आपका डिविडेंड है वो आपका री इन्वेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में इसका काम भी यही है, मैं समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आज आपने किसी डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, और वो भी आपको 10% का ही इंटरेस्ट देता है, ठीक है। तो वो 10% का इंटरेस्ट आपका 10,000 रुपये होता है 1 लाख पे। वो आपका डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, जो कि आपका अगर सपोज करो 20% है प्रॉफिट में से, तो 10,000 का 20% हुआ 2,000 आपका डिविडेंड हो जाएगा। लेकिन इस बार वो डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है, आपने ऑप्ट करे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका डिविडेंड वापस से इन्वेस्ट हो गया उसी म्यूचुअल फंड में, तो इसमें आपका जो फाइनल अमाउंट है वो वापस 1,08,000 से बढ़ के 1,10,000 हो जाएगा, और आपका जो नेक्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा प्रिंसिपल अमाउंट वो आपका होगा 1,10,000। सिमिलरली अगर वो उस साल भी आपका म्यूचुअल फंड 10% का रिटर्न देता है, तो आपको 1,10,000 में 11,000 का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और वो 11,000 में से 20% डिविडेंड डिक्लेयर होगा, लेकिन मिलेगा नहीं, वो वापस से उसी फंड में री इन्वेस्ट हो जाएगा, और ये दोनों वैल्यू जुड़ के आपके तीसरे ईयर का प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो ये 3 होते हैं म्यूचुअल फंड के प्लान्स। अब मैं आपको कुछ अंदर की बात बताता हूँ। उससे पहले आप एक चीज़ जान लो, म्यूचुअल फंड के जितना ही प्रॉफिट होता है उसमें जो आपको टैक्स देना होता है, उसमें आपके 2 तरह के टैक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म नाम से ही पता चल रहा है लंबे समय के हो। जनरली जो 1 साल बाद अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करते हो, तो आपको जो उसमें टैक्स भरना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से भरना पड़ता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 10% प्लस सेस, जो अभी 4% है, और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है 15% प्लस सेस, वही 4%। ओवरऑल आपको इधर 19% भरना है और इधर 14%। अब बात करते हैं कि आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट रहने वाला है, ग्रोथ प्लान, डिविडेंड पे आउट प्लान या डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान।
इसको गाइज आप टैक्सेशन के बेसिस पे समझना। मान लो आपने ग्रोथ प्लान में अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करे जिसमें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10 साल बाद आपको उसमें 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो उसमें जो आपका टैक्स बनता है ना, आपको पहले 1 लाख पे टैक्स नहीं देना है, वो आपका टैक्स फ्री है और वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि उसमें 10 साल से ज़्यादा का ऑलरेडी टेन्योर हो चुका है। 1 लाख में तो आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन बचे हुए जो 2 लाख है उसमें आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 4% सेस देना पड़ेगा। इतना सा आपका इसमें टैक्स लाइबिलिटी बनता है। लेकिन अगर आप डिविडेंड पे आउट प्लान की बात करो तो उसमें से जितना भी आप डिविडेंड हर साल निकाल रहे हो ना, या आपका जो म्यूचुअल फंड है आपको जो डिविडेंड दे रहा है ना हर साल 20% 10% जितना भी है, वो आपका प्रॉफिट काउंट होगा, वो आपका एज अ इनकम काउंट होगा। तो उसमें आपको इनकम टैक्स के बेसिस पे अपना टैक्स भरना पड़ेगा। मान लो आप इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो 30% में, और आपको जो हर साल उसमें से डिविडेंड मिल रहा है आपके म्यूचुअल फंड में से वो है 10,000 रुपये। तो 10,000 में से पहले ही आपका 3,000 रुपये उसमें टैक्स कटेगा क्योंकि आप इनकम स्लैब में 30% में आते हो। बचा आपके पास 7,000, तो 7,000 रुपये वो आपको मिलेगा। अगर आप 30% के स्लैब में आते हो, 25% में आते हो तो उसका 25% कटेगा, 20% 10% जितने भी आप आते होंगे। और बात करें अपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान की, तो उसमें गाइस क्या था, डिविडेंड डिक्लेयर तो हो रहा है लेकिन वो री इन्वेस्ट हो जा रहा है आपके म्यूचुअल फंड में। इसका मतलब समझ रहे हो, आपका डिविडेंड डिक्लेयर हुआ मतलब वो टैक्सेबल बन चुका है। अगर उसमें 10,000 रुपये आपका एज अ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो उसमें से टैक्स कटेगा। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हो तो 3,000 रुपये आपको उसमें टैक्स कट गया। अब जो आपका वैल्यू वापस से री इन्वेस्ट हुआ है वो है सिर्फ 7,000 रुपये। 3,000 आपका टैक्स में जा चुका है, सिर्फ आपका 7,000 रुपये उसमें वापस से इन्वेस्ट हुआ है। तो इससे क्या होगा, आपको फालतू में टैक्स जा रहा है, ना आप वो प्रॉफिट को आप इंजॉय कर पा रहे हो, ना वो आपको मिल रहा है। तो इस वजह से ग्रोथ प्लान और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रेफरेंस होती है ग्रोथ प्लान को, क्योंकि ग्रोथ प्लान गाइस कौन चूज़ करते हैं, जिसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा अमीर बनना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनता रहेगा, और एट दी एंड जो आपको टैक्स पे करना होगा वो स्टार्टिंग का 1 लाख रुपए छोड़ के बाकी जितना भी आपने अमाउंट उसमें से अर्न किया उस पे ही पे करना होगा। तो इस वजह से डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्लान माना जाता है ग्रोथ प्लान को। अगर आपको बीच बीच में कुछ पैसे उसमें से नहीं चाहिए तो एज इट इज़ आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल रहे तो एक तरह से फालतू ही है कि आपका जबरदस्ती का उसमें इनकम टैक्स के स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कटता जा रहा है आपके डिविडेंड में, ना आप डिविडेंड को एंजॉय कर पा रहे हो। और जो स्पेशली डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड होता है उसमें आपको डिविडेंड मिल रहा है, अगर आप उनको अच्छे से यूज़ कर रहे हो देन वेल एंड गुड। एज एन इन्वेस्टर अगर आप देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म में अमीर बनना चाहते हो, आपके पास कोई बेसिक सोर्स ऑफ इनकम है जहाँ से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आप थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हो, ठीक ठाक इनकम आपकी आ रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप ग्रोथ प्लान की तरफ जाते हो तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल और ज़्यादा अच्छा कंसीडर होता है, क्योंकि उसमें आपका जितना भी इंटरेस्ट है वो जुड़ जुड़ के नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन के आपको अच्छा खासा एट दी एंड अमाउंट मिलता है, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड प्लान में। क्योंकि उसमें तो आपका जो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है उसमें आपका टैक्सेस भी कटते जा रहे हैं, तो आपका इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कट रहे हैं। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको एट दी एंड एक ही टैक्स देना पड़ रहा है जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% प्लस 4% सेस। अब मैं आपको बताता हूँ NAV के बारे में, नेट एसेट वैल्यू। ये होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड आपको शेयर तो डायरेक्टली देता नहीं है, बट वो आपको यूनिट्स देता है। उन यूनिट्स के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। मान लो जैसे एक यूनिट की वैल्यू है 10 रुपये, सपोजिंगली आपके म्यूचुअल फंड ने आपको 1,000 यूनिट दिए, मतलब आपने उसमें 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो उन्होंने आपको 1,000 यूनिट्स दिए। तो उन यूनिट की वैल्यू में जितना इंक्रीमेंट आता रहता है ना, उतना ज़्यादा आपको कैपिटल गेन मिलता रहता है, आपको उसमें उतना ज़्यादा फायदा होता रहता है। कैसे, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसको समझाता हूँ। बात करें ग्रोथ प्लान के बारे में, तो मान लीजिए आज आपने अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है और उसका NAV है 10 रुपये और उसने एक साल में आपको 2 रुपये पर यूनिट का फायदा दिया है, तो आपका NAV बढ़ के हो जाएगा 12 रुपये 10 रुपये से। और नेक्स्ट ईयर जब आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट होगा तो उसकी वैल्यू 12 रुपये होगी, और उस साल वो आपको जितना भी % इंटरेस्ट उसमें दे पाता है उस हिसाब से वैल्यू बढ़ के लाइक सपोज 14 रुपये पर NAV हो जाएगी, 15 रुपये पर NAV हो जाएगी। इस तरह से उसकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट डिविडेंड में क्या होगा, डिविडेंड पे आउट म्यूचुअल फंड में क्या होगा, सपोजिंगली आपके NAV की वैल्यू बढ़ के 12 रुपये हो गई, बट उन्होंने आपको 1 रुपये पर यूनिट का डिविडेंड दे दिया मान लो, तो अब आपका जो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगी उसमें आपका NAV रहेगा 11 रुपये, और उसमें आपको 11 रुपये के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, ना ही 12 रुपये के हिसाब से। तो 11 रुपये पर यूनिट के हिसाब से जो आपको उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट उसके NAV की इंट्रिंसिक वैल्यू में ऐड ऑन होके नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उससे पहले आपका जो प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ पोर्शन आपको एज अ डिविडेंड भी मिल जाएगा। तो डिविडेंड पे आउट में जो आपका NAV का वैल्यू है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ता है कंपैरेटिवली टू ग्रोथ प्लान।
बात करें डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट के बारे में, तो उसमें क्या होगा वो भी सिमिलर है। मान लो आज आपका NAV है 10 रुपये और वो बढ़ के हो गया 12 रुपये, बट जो आपको डिविडेंड डिक्लेयर हुआ वो 1 रुपये हुआ, तो 1 रुपये तो वहाँ पर से हट गए NAV से, आपके NAV की वैल्यू हो गई 1 रुपये। लेकिन वो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान है, मतलब आपका जो डिविडेंड है वापस से उसमें इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। तो अब क्या होगा, वो जो 1 रुपये है ना, 1 रुपये पर यूनिट का प्रॉफिट है जो एज अ डिविडेंड आपको मिलने वाला था, लेकिन वो वापस से अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है, तो उसकी एक आपको अलग यूनिट मिल जाएगी। इसमें आपकी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ती रहेगी। मान लो आपका जो NAV की वैल्यू है वो 10 रुपये है और 10 रुपये में आपका ऑलरेडी 1 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, तो 1 रुपये उसके हो गया उसका 10%, तो आपको 1 यूनिट का 10% यूनिट और अलॉट हो जाएगा। तो डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट पे आपकी यूनिट्स तो बढ़ती रहेगी, आपकी यूनिट्स में इंक्रीमेंट आएगा बट वैल्यू में नहीं आएगा। वैल्यू सिमिलर रहेगी ग्रोथ के, टिल द टाइम आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो और अपने डिविडेंड में टैक्स नहीं भरते हो, आपकी ग्रोथ के सिमिलर रहेगी। लेकिन जो डिविडेंड पे आउट वाले म्यूचुअल फंड होंगे उनका NAV बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत धीरे। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डिविडेंड भी डिक्लेयर हो रहा है और वो आपको मिल भी रहा है, वो आपका री इन्वेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो गाइज ये थी हमारी वीडियो म्यूचुअल फंड के प्लान्स के बारे में। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको उसमें पक्का आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।